दोस्तों नमस्कार। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत की सामरिक तैयारी हमेशा पाकिस्तान को लेकर ही रही। यानी पाकिस्तान केंद्र में रहा और भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति उसी के इर्द गिर्द घुमड़ती रही है। भारत युद्ध की परिस्थितियों में चाहे बहुत कम गया हो, लेकिन जो भी सामरिक तैयारी है उसके केंद्र में पाकिस्तान ही रहा है। शायद इसीलिए इस वक्त 3 सवाल इस देश को परेशान कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी जब मुंबई में अटैक हुआ 26/11, उस वक्त को भी याद कीजिए, या फिर गुजरात में होने वाले आतंकवादी घटनाओं को अगर याद कीजिएगा, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस तर्ज पर टेररिज्म को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्तों को लेकर और सीमा पार से भारत के भीतर लगातार आतंकवादी हमलों को लेकर वो कितने तेवर के साथ और उग्र तरीके से, पूरे तरीके से खत्म कर देने की स्थिति में हमेशा से रहे। शायद इसीलिए पहला सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। वो कौन सी परिस्थिति रही जिसमें पहलगाम की घटना के बाद जब भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार रही, पूरा विपक्ष और यह देश प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़ा हो गया। उस वक्त एक झटके में भारतीय सेना पीछे क्यों हट गई, या फिर समझौता क्यों हो गया, या फिर सीज फायर किसी तीसरे देश के जरिए क्यों ऐलान कर दिया गया? यह बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल इस दौर में अमेरिका को लेकर है, अमेरिका की भूमिका को लेकर है, अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर ऐलान करने की परिस्थितियों के साथ जुड़ा है। और तो और बार बार जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो वह एक लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के लीडर इंटेलिजेंट हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके फ्रेंड हैं। इसी परिस्थिति में लगभग 7 से 8 बार बयान पिछले दिनों दिया गया, या कहें सीज फायर के दिन से लेकर अभी तक दिया गया। यानी 10 मई से लेकर आज तक 8 बार इस बात का जिक्र किया गया है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि जो दुनिया हमेशा से भारत के साथ, उसके पक्ष के साथ खड़ी होती थी, कम से कम पाकिस्तान और टेररिज्म का जब मसला खुलकर उभरता था, तो इस वक्त वो कौन सी चूक हो गई? शायद ये 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक साथ कई सवालों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों को लेकर जो भी सवाल किए गए और जो जवाब निकल कर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और जो कुछ कहा जा रहा है वो दरअसल जवाब नहीं है, वो सिर्फ एक सवाल के काउंटर में दूसरा सवाल है, जिसमें उस दौर की परिस्थितियों का जिक्र है जब कांग्रेस की सत्ता थी। उस दौर उसने क्या कुछ किया, यानी मौजूदा वक्त का जवाब दे पाने की स्थिति में क्या वाकई सरकार नहीं है? और जो सवाल भारत की विदेश नीति और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर राहुल गांधी ने उठाई है, क्या वाकई उसका जवाब इस दौर में देना सरकार के लिए मुश्किल है? और अगर अतीत की परिस्थिति और मौजूदा वर्तमान स्थिति को भी परखना शुरू कर दें और एक एक घटनाक्रम को अगर आपको बताना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपके भीतर एक सवाल इन सबसे हटकर सबसे बड़ा होगा। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, और जब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की परिस्थितियों में भारतीय सेना मैदान में थी, तो क्या वाकई इस दौर में जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कर दिया, क्या कोई डील हो गई? ये शायद ऐसी परिस्थिति है जो भारत के सामने कम से कम
तान को लेकर इससे पहले कभी नहीं आई होगी। हमें लगता है कि आज एक एक स्थिति को खोलने और समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो कहा, 3 सवाल पूछे, 3 सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछे, 3 सवाल विदेश मंत्री से भी पूछे। उन सवालों के अक्स तले हम आपको हकीकत बताएं उससे पहले हमारी टीम ने कहा कि दरअसल आप शुरुआत में इस बात का जिक्र जरूर कीजिए कि इस देश के भीतर आतंकवादी घटनाएं 2004 से लेकर 2014 तक और 93 से लेकर 2004 तक और उसके बाद 2014 से 2025 तक का जिक्र कम से कम शुरू में कर दीजिए, जिससे एक कोहरा हट जाएगा कि इस दौर में जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। जो बातें कही गई वो हमने आपको कल सुना दी थी। हमारी टीम ने जो तैयार किया, हमें लगता है बात आज उसी से शुरू करें, राहुल गांधी के सवाल और उसके बाद इस देश की कूटनीति और उसके मद्देनजर बाकी चीजों पर उसके बाद चर्चा होगी। दरअसल इस दौर में 2004 से लेकर 2014 के बीच जो बड़ी घटनाएं आतंकवादियों की हुई है इस देश के भीतर आतंकवाद से मसला, यहां नक्सलवाद भी है, कश्मीर के टेररिस्ट भी हैं और इससे हटकर जो सांप्रदायिक परिस्थितियों में जिन हमलों का जिक्र होता है वो 51 यानी 51 अटैक का जिक्र है सरकार के ही डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों में। उसमें खासतौर से 2014 से पहले 2004 और 2014 के पहले 13 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के हमले का जिक्र है। 28 अप्रैल 2014 को इलेक्शन के वक्त बडगाम में आतंकवादी हमले का जिक्र है। और अगर आप 93 से चीजों को पलटना चाहते हैं तो उस दौर से लेकर 2004 तक 29 बड़ी घटनाओं का जिक्र है, जिसमें 5 बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती है और 24 इस देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। यानी 2004 से 2014 के बीच में 51 घटनाएं, जिसमें कश्मीर से जुड़ी हुई 2 ही बड़ी घटना है जहां पर सीमा पार आतंकवाद का जिक्र खुले तौर पर सरकार करती है। 93 सीरियल ब्लास्ट मुंबई, उसको बेस बनाया जाता है बार बार। उस समय से लेकर 2004 तक 29 बड़ी घटनाएं, जिसमें 5 बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर के भीतर। और 2014 के बाद से 2025 तक यानी पहलगाम तक 32 अटैक हुए हैं। इन 32 अटैक में सबसे ज्यादा कश्मीर के भीतर 1.5 दर्जन यानी 18 अटैक हैं। इसमें अगर 4 अटैक का जिक्र बार बार होता है टेररिस्ट अटैक का, पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम, इसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, हमारे जवान शहीद हुए। पुलवामा में 46 थे, उरी में 23 थे, पहलगाम में 26 थे, पठानकोट में 7 थे। यह एक स्थिति सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे हटकर जो जम्मू कश्मीर के भीतर 12 अन्य घटनाएं हुई, उसमें 80 लोगों की मौत हुई है। सरकार का इससे हटकर भी आंकड़ा है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले की स्थिति समझिए सिर्फ, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि आतंकवाद के खिलाफ कुछ इस तर्ज पे है जो उन्होंने कहा, उनकी नसों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। वो ठंडे दिमाग के शख्स हैं लेकिन खून गर्म रहता है। पाकिस्तान ने अगर एक बार भी टेररिस्ट अब अटैक किया तो उसको खत्म कर डालेंगे और टेररिस्ट और आकाओं में अंतर नहीं समझेंगे। तमाम बातें कई मौकों पर कही गई है इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। लेकिन जैसे ही यह सत्ता आती है 2014 में, उसके बाद पहला अटैक 2015 में 20 मार्च को होता है। 6 लोग की मौत होती है, 10 घायल होते हैं। 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर में फिर अटैक होता है, 10 लोग की मौत होती है, 15 घायल होते हैं। और फिर पठानकोट आ जाता है 1-2 जनवरी, जिसमें 7 जवानों शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पंपोर में 25 जून 2016 8 की मौत होती है, 22 घायल होते हैं। 18 सितंबर 2016 उरी की घटना आ जाती है, 23 शहीद हो जाते हैं। और तब पहली बार कहते हैं पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। वो बात कही गई और उसके बाद दोबारा उस बात को अभी दोहराया गया। लेकिन
उरी के आगे आएंगे तो बारामूला की घटना, जहां पर अटैक 3 अक्टूबर 2016 को होता है, 5 की मौत हो जाती है। 6 अक्टूबर 2016 हंडवारा में जो राष्ट्रीय राइफल्स कैंप है, 30 राष्ट्रीय राइफल कैंप, वहां पर हमला होता है। उसके बाद नगरोटा आर्मी बेस 29 नवंबर 2016 10 की मौत होती है या शहीद होते हैं। 11 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा याद कीजिए अनंतनाग में, वहां पर 8 की मौत हो जाती है। उसके बाद संजुवान जम्मू कश्मीर का इलाका 10 फरवरी 2018 11 की मौत हो जाती है। पुलवामा उसके बाद की घटना है जो 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 46 जवान शहीद हो जाते हैं। बात उसके बाद रुकती नहीं है। 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड पर अटैक होता है, 3 की मौत होती है, 38 लगभग लोग घायल हो जाते हैं। 12 जून 2019 अवंतीपुरा में अटैक होता है, 5 की मौत होती है, 4 घायल हो जाते हैं। 20 अप्रैल 2023 पुंछ राजौरी में अटैक होता है, 5 की मौत हो जाती है। 9 जून 2024 रिसाई में अटैक होता है और यहां पर यह पहली बार रेसिस्टेंस फोरम, जो पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी ले रहा था, वही रेसिस्टेंस फोरम रिसाई में अटैक करता है। 9 जून 2024 को 9 लोग मारे जाते हैं, 33 घायल हो जाते हैं और फिर बड़ी घटना पहलगाम की होती है। हमने सिर्फ अतीत का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस दौर में सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि अगर अतीत के पन्नों को खोलेंगे तो बहुत कुछ आपको नजर आ जाएगा, और यह बात कोई दूसरा शख्स नहीं, पहली बार सरकार का जिक्र करते हुए हरिवंश, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, और वो बोलते हैं कि अतीत की फाइल मत खुलवाइए, 93 से मत खुलवाइए। हमारी टीम ने कहा हम 93 के बाद सारी फाइल आज खोल देते हैं। तो सुन लीजिए हरिवंश जी क्या कह रहे हैं। अतीत में न जाइए। मैं ऐसी 25 घटनाएं गिनाने लगूंगा जब 2004 से लेकर 14 के बीच 1000 मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी थी। अगर आपने ये कार्रवाई की होती, 1993 से मैं गिना रहा हूं, जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उससे लेकर के मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि जब आपके संसद पर हमला हुआ था तब, उसके बाद 2004 से लेकर सीरियल ब्लास्ट होने लगे देश के हर कोने में, जहां आप निकले आपका जीवन असुरक्षित है। फिर बंबई में, और बंबई में जो कुछ हो रहा था आतंकवादी नृत्य, वो वहां से सीधे आईएसआई वहां के सेना के हेडक्वार्टर से चलाया जा रहा था, ये दुनिया ने देखा। तब भी आप कुछ नहीं कर सके। और लिखा हुआ है शिवशंकर मेनन साहब की किताब का मैं दस्तावेज बता रहा हूं कि हमें उस देश ने इजाजत नहीं दी। आपको ये पूछने का नैतिक हक है? इसमें कोई दो मत नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर जितने भी ब्लास्ट जिस तरीके से हो रहे थे, उसमें देश थर्राया हुआ था। लेकिन उसके बाद का सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में बीते 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और अगर अतीत का जिक्र होगा तो वो आंकड़ों के जरिए होगा, घटनाओं के जरिए होगा। और इन सब को लेकर 2019 5 फरवरी को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया कि इस देश में टेररिस्ट अटैक कहां कहां पर हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में हुए हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि 93 के ईयर से लेकर 2025 तक के बीच में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले अगर संख्या के लिहाज से कहिएगा तो 2017-18 में, 2016 और 2018 में सबसे ज्यादा हुए थे, जब 1000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं इस देश में हुई थी। लेकिन छोड़िए उसको, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ खड़े होना, इसका भी आंकड़ा जो पीआईबी के जरिए निकल कर आया जम्मू कश्मीर को लेकर, उस आंकड़े को समझें जहां पर 2014 में 222 टेररिस्ट अटैक होते हैं, 2015 में 208 टेररिस्ट अटैक होते हैं, 2016 में 322 टेररिस्ट अटैक होते हैं, 2017 में 342 टेररिस्ट अटैक होते हैं, 2018 में 614 टेररिस्ट अटैक होते हैं। और बाकायदा पीआईबी ने जानकारी दी कि कितने सिविलियन मारे गए, कितने सिक्योरिटी फोर्स शहीद हो गए और कितने टेररिस्टों को मारा गिराया गया। ये सारे आंकड़े
2014 से लेकर 2018 के बीच में पुराने तमाम सालों में भारी पड़ने लगेंगे अगर आंकड़ों के लिहाज से अतीत की फाइल आप खोल दीजिए तो। फिर यहां पर अगला सवाल, जब मौजूदा बीजेपी की अपनी राजनीति, संघ की अपनी विचारधारा और सोच और प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया टेररिज्म और पाकिस्तान को लेकर अगर इतना व्यापक है और इस तर्ज पे उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है, तो फिर चूक कहां हो गई? चूक का सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि पुरानी फाइल और नई फाइल इस बीच में नहीं फंसना चाहिए। समझना यह होगा, क्या वाकई ऐसी स्थिति है इस देश के सामने जहां पर भारत की सामरिक ताकत, जहां पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और जहां पर भारत की विदेश नीति फेल दिखाई देने लग जाए? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस विचारधारा के आश्रय मौजूदा मोदी सरकार है, उसे तो किसी भी हालत में सीज फायर स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। वो कौन सी परिस्थिति थी? और उन परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल तो यह भी है कि इससे पहले जितनी भी घटनाएं इस देश में आतंकवाद को लेकर हुई, उसमें आतंकवादियों को पकड़ा गया, आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ या खुले तौर पर जानकारी दी गई कि वह सीमा पार भाग गया। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद सरकार की चुप्पी, कम से कम पहलगाम के आतंकवादियों को लेकर, और उस पर भारत के विदेश मंत्री जब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते हैं, और जिसका जिक्र हमने कल भी कहा कि एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि पहलगाम के आतंकवादी कहां पर हैं, तो विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली है। हमें लगता है उस छोटे से हिस्से को हमने कल आपको सुनाया नहीं था। आज इसलिए सुन लीजिए क्योंकि आज कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से उसे जारी भी Did you किया। catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. इसे सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान कर ली गई, उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी गई। लेकिन ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को लेकर जो सवाल 90 के दशक से बीजेपी उठाती रही, कांग्रेस असफल साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर नीति को लेकर एक नए डॉक्ट्रिन की दिशा में बढ़ गए। उन सब से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींची, आर्टिकल 370 को खत्म किया और कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। और आतंकवाद खत्म होने के पीछे इस देश में डीमोनेटाइजेशन का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। यानी नोटबंदी से लेकर आर्टिकल 370 तक की परिस्थिति, बावजूद इसके अगर सरकार के ही आंकड़े ये बताने लगे कि इस दौर में आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई, परिस्थितियां नाजुक है, और खुद प्रधानमंत्री का भाषण इस तरीके से देश को डिराइव करने की दिशा में बढ़ जाए जहां यह मैसेज बड़ा हो कि हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति बहुत पुख्ता है। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद लगभग 100 घंटे तक जो स्थिति बनी, उसने शायद कई सवालों को जन्म दिया। और इसी इंटरव्यू के हिस्से को आज राहुल गांधी ने जारी करके देश के विदेश मंत्री से जो 3 सवाल पूछे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्या जे बतलाएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? और फिर खुले तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी विदेश मंत्री से कहते हैं कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। जाहिर है यह सवाल बड़ा है क्योंकि खुद विदेश मंत्री के पास चीजों का जवाब नहीं है, और यह जवाब ना दे पाने की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो यह कहने से चूके नहीं कि हमने पहले जानकारी दे दी थी कि हम वहां पर आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो कोई भी यह सवाल जरूर पूछेगा, अगर आपने पहले
जानकारी दे दी थी तो इसका मतलब है ये ऑपरेशन भी ऑपरेशन नहीं था, युद्ध तो दूर की बात है। इसीलिए अगर उस कैटेगरी को आप समझना चाहें कि 17 मई को पहली बार राहुल गांधी ने सवाल विदेश मंत्री से यह कहकर किया कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उसके बाद उन्होंने दो सवाल किए कि किसने अधिकृत किया आपको, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमानों को खो दिया। हालांकि पीआईबी ने कहा कि दरअसल गलत तरीके से समझा गया, लेकिन शब्द सामने थे, बातें सामने थी, पब्लिकली बातें कही गई, वो सारी परिस्थिति सामने थी। तो शायद इसीलिए 2 दिनों के बाद 19 मई को राहुल गांधी ने दोबारा सवाल किया कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय है। इसीलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान को खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता था यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी ने जो सवाल किया उसमें इंपॉर्टेंट बात या महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। क्योंकि अगर आप ट्रंप के तमाम बयानों को इस दौर में सुनेंगे और समझेंगे, हमें लगता है कल का ही एक छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं जहां पर वो खुले तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर से उन्होंने बातचीत की, इंटेलिजेंट है और भारत के प्राइम मिनिस्टर मित्र हैं। अंदाज देखिए। Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a. सीज फायर 10 की शाम को हुआ था और सीज फायर के बाद अब 13 दिन बीत चुके हैं। इन 13 दिनों में 8 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुले तौर पर कश्मीर का जिक्र, मध्यस्थता का जिक्र, सीज फायर का जिक्र, परमाणु युद्ध की परिस्थितियों का जिक्र, भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का जिक्र, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बार बार फ्रेंड कहते हुए पाकिस्तान को भी उसी के बराबर की परिस्थिति में लाकर खड़े करने की परिस्थितियों को पैदा करने की सोच, सब कुछ आंखों के सामने है। तो क्या एक बड़ी विदेश नीति वाकई भारत की इस दौर में फेल हो गई? यह सवाल अब इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 1 महीने पहलगाम के होते हैं और प्रधानमंत्री कल जब बीकानेर में थे और जो भाषण दे रहे थे, उस भाषण के बाद एक बार फिर 3 बड़े सवाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा करके उठा दिए। उनका बहुत साफ तौर पर कहना था कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, और हमने आपके सामने आंकड़े रखे, हमारी टीम ने निकाला कि 2014 से लेकर 2025 तक सीमा पार आतंकवाद जम्मू कश्मीर में रुका नहीं है। 18 घटनाएं बड़ी हुई हैं और जो पूरी तादाद है टेररिस्ट अटैक की वह सैकड़ों में है। खुद पीआईबी इस की जानकारी देता है। छोटी बड़ी घटना सब मिला दीजिए तो सवाल यह वाकई बड़ा है कि अगर आपकी नेशनल पॉलिसी एंटी टेररिज्म और एंटी पाकिस्तान को लेकर उसका टेररिज्म के साथ खड़े होने के वजह से आप चीजों को आगे देख रहे हैं, और सार्क इसीलिए खत्म हो गया, सार्क की बैठकें थम गई क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को ढाल बनाकर चल रहा था, यह सच है। और इस दौर में भारत अमेरिका के करीब इसलिए गया क्योंकि अमेरिका का साथ कम से कम अफगानिस्तान की घटना और अफगानिस्तान की परिस्थितियों के बीच भारत के साथ बहुत निकट का हो गया। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति आई जिसमें एक झटके में सीज फायर भी हो गया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने खुद को सफल भी बता दिया, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो खड़े हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हमने अपने साथ किसी को खड़े हुए क्यों नहीं देखा? यह विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का फेल होना नहीं है। दूसरा सवाल जो राहुल गांधी ने किया कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी?
यानी पाकिस्तान की किस बात पे भरोसा होना और ट्रंप के सामने झुकने की परिस्थितियां, तो क्या यह पूरा का पूरा वह बाजारवाद है या फिर भारत के कॉरपोरेट का अहित ना हो और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जिस मार्केट इकोनॉमी के आश्रय बढ़ रहा है उसमें बिना अमेरिका के वो चल नहीं पाएगा और अमेरिका ने अपने देश में पहले अमेरिका के नारे के तहत यानी फर्स्ट अमेरिका, इस नारे के तहत एक झटके में भारत पाकिस्तान के तमाम समीकरणों को उसने बदलने की कोशिश की और भारत चुपचाप देखते रह गया। यह सवाल तो कोई भी पूछेगा। और तीसरा सवाल जो खुद राहुल गांधी ने पूछा सोशल मीडिया पे लिखकर कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू है। जब मुंबई में अटैक हुआ था तो 26/11 उस घटना को याद कीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने कैमरे के सामने क्या कहा था और इस देश में जब जब टेररिज्म को लेकर बहस छिड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी के तमाम बयानों को अगर आप निकालेंगे, हमारी टीम ने जानकारी दी कि लगभग 21 बार 21 टाइम्स 26/11 के बाद से प्राइम मिनिस्टर बनने तक के बीच में उन्होंने लगातार आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया, 21 भाषणों में जिक्र किया। इसीलिए ये सवालों के आखिर में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया, तो शायद इस देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सामरिक पॉलिसी जो रही है इससे पहले की, उसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लगता तो है। जिन बातों को कहा जा रहा है और जिन बातों को अमल में लाया जा रहा है, जिस नजरिए से राजनीति साधी जा रही है और जिस नजरिए से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में साथ खड़े होकर चलने की सोच है, जिस नजरिए से टेररिज्म और पाकिस्तान की नेशनल टेररिस्ट पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ट्रेड वार और अमेरिका के साथ खड़े होने की परिस्थितियां हैं, इसमें क्या भारत उस चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलने की परिस्थिति उसे सूझ नहीं रही? क्योंकि अपने स्वावलंबन को इस दौर में भारत ने छोड़ा है। स्वावलंबन का अर्थ होता है हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कमजोरी कौन सी है, नब्ज कौन सी दबी है और इसके आश्रय वीर रस की गाथा इस दौर में क्यों सिर्फ गाई जा रही है, ये सवाल सरकार को कटघरे में तो खड़ा करते ही हैं। लेकिन सवाल देश का है, समाधान देगा कौन? सत्ता जवाब जो दे रही है, हमें लगता है वो जवाब भी सुन लेना चाहिए। जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए उस पर बीजेपी का जवाब है, राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान हो चले हैं। राहुल गांधी भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को कमतर आंकना बंद करें और चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करके देश की सुरक्षा को खतरे में डालना बंद करें। और यह भी कहते हैं कि ऐसे सवाल जानबूझकर पूछना राहुल गांधी का मुख्य चरित्र रहा है, जो हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण राष्ट्रों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इस पूरे वक्तव्य में एक हिस्सा जहन में जरूर रखिए, यह सत्ता कह रही है। सत्ता के पास समूची ताकत होती है। अगर उसे लगता है कि कोई देश के खिलाफ है, वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर उसे लगता है कि उससे कोई चूक नहीं है, कोई चूक नहीं हुई है, तो फिर संसद के दरवाजे बंद क्यों है? ऑल पार्टी मीटिंग बंद क्यों है? संवाद बना पाने की स्थिति में एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में क्यों नहीं हो पा रही है? प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठकों से बाहर क्यों रहते हैं? पार्लियामेंट के भीतर जब उनके लिए नारे लगते हैं उसी वक्त वो क्यों पहुंचते हैं? सत्ता और विपक्ष की राजनीति में अंतर होता है। सत्ता की सियासत के सामने शायद ऐसा चक्रव्यूह है जिसके भीतर कोई दूसरा नहीं
मौजूदा वक्त की सत्ता ही फंस गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।